हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन की और हम असेसमेंट ईयर 22-23 की बात कर रहे हैं। वो क्या होता है वो भी अभी हम समझने वाले हैं। आगे बढ़कर पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री पर जाएं, बेसिक हिस्ट्री पर जाएं तो इनकम टैक्स पहली बार इंडिया में 1860 में सर जेम्स विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था। और क्योंकि उस समय 1857 में हमें पता है कि फर्स्ट फ्रीडम फाइट हुई थी, स्टार्ट हुआ था, तो उस समय बहुत खर्चा हो गया, तो उस पैसा चाहिए था, तो उसके लिए फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए 1860 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया। इट वॉज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश इनकम टैक्स एक्ट। वैसे भी ज़्यादातर इंडिया के अंदर जो भी एक्ट हैं वो सब ब्रिटिश एक्ट पर बेस्ड हैं। After this, it was amended for the several times. In 1916, grade system was introduced to revise tax. Grade system का मतलब होता है कि जिसकी इनकम ज़्यादा है उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, जिसकी इनकम कम है उसके ऊपर कम टैक्स लगेगा। In 1917, concept of super tax was imposed if the income exceed 50,000. तो ये वो था जिसकी इनकम बहुत 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 ज़्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, एक्स्ट्रा टैक्स, उसे सुपर टैक्स बोला गया। On the basis of report given by Law Commission and Direct Tax Administration Inquiry Committee, Income Tax Act was passed in 1961. तो इंडिया में जो हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने जा रहे हैं ये 1961 में आया था, जो अभी तक एप्लीकेबल है। इसमें एवरी ईयर चेंजेस होते हैं, बट ये बेसिक 1961 में जो बेस था वो सारा का सारा अभी भी एप्लीकेबल है। Income Tax Act 1961 extend to whole of India. Income Tax Rule 1962 came into force from 1st April 1962. तो ये 1st अप्रैल 1962 से आया, तब से चल रहा है। इसमें हम आज इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिक बातें पढ़ेंगे कि क्या नाम जो हम बेसिक पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, टैक्स रेट क्या होता है, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सेक्शन 2 में हमें डेफिनेशंस दी होती हैं जनरली, तो यहाँ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में हमें बता रखा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असेसी, क्योंकि हम जगह जगह इनकम टैक्स में असेसी के बारे में बात करेंगे। हु इज असेसी, तो असेसी क्या होता है। असेसी मीन्स ए पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। तो अगर किसी को इस एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स देना है या कोई और पैसा देना, कोई और पैसा हो सकता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, कुछ भी हो सकता है, तो जो पैसा देना है अगर किसी भी इंसान को तो उसे हम असेसी बोल देंगे। फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ हिज इनकम और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम इज असेसेबल। कई बार क्या होता है कि इंसान को अपना टैक्स देने की बजाय किसी और के बिहाफ पर, जैसे लीगल गार्जियन है, कोई माइनर है, उसकी इनकम है, उसके लिए लीगल गार्जियन होगा, या कई बार क्या होता है नॉन रेजिडेंट होते हैं इंडिया के बाहर, तो वो इंडिया में अपने एजेंट अपॉइंट करते हैं, तो वो उनके लिए भी अगर उनके बिहाफ पर अगर टैक्स देना जा रहा है तो उस रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को भी हम एसएससी बोलेंगे। इसलिए यहाँ लिखा है कि ना केवल अपनी इनकम के लिए, बाकी अगर किसी और की इनकम के लिए भी असेसेबल है तो हम उसको भी बोल देंगे कि भैया वो असेसी है। If proceeding has been taken for loss sustained by him or any other person, अगर लॉस हुआ है तो हमें क्या करना होता है, एक है ना ईयर एंड पर, ईयर एंड के बाद कुछ समय मिलता है हमें। जनरली इंडिविजुअल के लिए जुलाई का टाइम होता है और कंपनीज के लिए हमारा 5-6 महीने और मिल जाते हैं। तो उसमें इनकम टैक्स रिटर्न, जिसे हम शॉर्टकट में आईटीआर बोलते हैं, तो आईटीआर फाइल करनी पड़ती है जिसमें बताना पड़ता है कि हमारी कितनी इनकम हुई है। अब अगर हमें लॉस हुआ है तो वो भी बताना पड़ता है, क्योंकि अगर लॉस है ना तो अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो इस लॉस को उस प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लेंगे हम। तो अगर मान लिया किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ, टैक्स नहीं दिया, किसी को लॉस हुआ है, फिर उसने अपनी रिटर्न जमा कराई है या बताया है या कोई प्रोसीडिंग्स हुई है, तो वो भी एसएससी माना जाएगा।
ए प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन फॉर रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन, मतलब अगर आपने ज्यादा पैसा जमा करा दिया है तो जो पैसा रिफंड चाहिए होगा आपको, उसके लिए प्रोसीडिंग हुई है तो भी आप असेसी माने जाएंगे। डीम्ड असेसी, माना हुआ असेसी आगे हम देखेंगे अगर आगे जरूरत पड़ेगी। डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट, मतलब कि आपने कोई काम करना था, इनकम टैक्स ने आपको नोटिस भेजा कि आप हमें अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए या टैक्स जमा कराइए। आप ना तो टैक्स जमा करा रहे हैं ना इनकम टैक्स के लिए कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपको असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा, तो वो भी असेसी माना जाएगा। तो इस पूरी डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन आती है तो ऐसे ही लिखनी है, लेकिन समझने के लिए बात है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपसे कोई भी लेना देना है किसी भी तरीके से, तो वो आप क्या माने जाएंगे, आप असेसी हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, देखिए जो भी हमारी इनकम होती है ईयर वाइज होगी इनकम, है ना, तो जो भी इनकम होगी एक ईयर में होगी, अप्रैल टू मार्च ईयर होता है हमारा, तो वो ईयर खत्म होने के बाद आपको एक टाइम मिलेगा कि भाई इस टाइम में आपको अपनी इनकम को कंप्यूट करना चाहिए। तो होता क्या है, जो 12 महीने होते हैं हमारे, जिस 12 महीने की इनकम हम निकालते हैं वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। और जब ये ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो उस ईयर को कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ईयर आएगा, उस नेक्स्ट ईयर में हम जब इनकम निकालेंगे तो उस इनकम को हम निकालने वाले ईयर को असेसमेंट ईयर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमारा ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2021 को और एंड हुआ 31 मार्च 22 को, तो इससे जो नेक्स्ट इस ईयर की इनकम हम असेस कर रहे हैं, तो इस ईयर की इनकम को असेस कर रहे हैं, तो असेस करना मतलब असेसमेंट। तो कौन से ईयर में असेस करेंगे, जब ये ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा हमारा, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23। तो इसको हम जनरली असेसमेंट ईयर शॉर्टकट में लिख देते हैं, असेसमेंट ईयर 22-23। इसे हम ऐसा नहीं बोलते 1 अप्रैल टू 31 मार्च, हम 22-23 बोलते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को एंड हुआ। 22-23 असेसमेंट ईयर, तो ज्यादातर हम असेसमेंट ईयर को ही बोलते हैं। अब इस असेसमेंट ईयर में सपोज मई 22 की बात करें, तो मई 22 में आप पिछले साल की इनकम निकाल रहे होंगे, जो इनकम है 2021-22 की, तो पिछला साल है इसलिए इसे प्रीवियस ईयर बोल देते। तो जिस ईयर की इनकम निकलेगी वो ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में आप इनकम निकालेंगे वो क्या है, असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर होता है 12 महीने का। असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1 एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च। इट कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ इमीडिएटली आफ्टर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर की आप इनकम निकाल रहे हैं उस प्रीवियस ईयर के एकदम से 12 महीने बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में हमें इसकी डेफिनेशन बताई गई है। तो डेफिनेशन तो ये है कि प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब जिस प्रीवियस ईयर की आप इनकम निकाल रहे हैं उस प्रीवियस ईयर के तुरंत बाद का साल असेसमेंट ईयर है। वैसे अब हमें ये पता चल गया कि अगर हम प्रीवियस ईयर 2021-22 की इनकम निकाल रहे हैं तो उसके लिए असेसमेंट ईयर 2022-23 हो गया। अब अगर हमारी जो इनकम है, जिस प्रीवियस ईयर की आप इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, सपोज वो 2021 है, तो इसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर जो होगा वो 21-22 हो जाएगा। तो 21-22 असेसमेंट ईयर है तो उसका प्रीवियस ईयर 2020-21 हो गया। अगर असेसमेंट ईयर 22-23 है तो उसका प्रीवियस ईयर 21-22 हो गया। इसका मतलब हर ईयर प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। अगर आप पिछले साल की इनकम निकाल रहे हैं तो वो असेसमेंट ईयर है, अगर उसी साल की इनकम कंप्यूट कर रहे हैं तो वो प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो जिस ईयर की इनकम निकाली जाएगी उसे प्रीवियस ईयर बोला जाएगा और जिस ईयर में निकाली जाएगी उसे असेसमेंट ईयर बोला जाएगा। जो हम इनकम निकालते हैं वो इनकम हम निकालते हैं पर्सन की। अब पर्सन कौन होता है,
तो पर्सन होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में बता रखा है पर्सन का क्या मतलब है। तो पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन की इंक्लूसिव डेफिनेशन बता रखी है। पर्सन इंक्लूड्स मतलब पर्सन के अंदर कौन कौन है, इंडिविजुअल। जैसे आप अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपकी जो इनकम है वो एज ए इंडिविजुअल आपके लिए टैक्सेबल होगी। तो आप कौन होंगे, इंडिविजुअल, लेकिन हम आपको पर्सन बोलेंगे इनकम टैक्स एक्ट में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF बोल देते हैं शॉर्टकट में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है जो फैमिली बिजनेस चल रहा है, फैमिली के मेंबर मिलकर काम कर रहे हैं, उसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। ज्यादातर आप देखते हैं जैसे ज्वेलरी का बिजनेस होता है तो उसमें लिखा होता है राधेलाल एंड सन्स, प्यारेलाल एंड ब्रदर्स। तो एंड सन्स एंड ब्रदर्स इस तरीके के नाम जनरली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF में होते हैं। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इनकम टैक्स के हिसाब से ये अलग तरीके के इंसान है, इसे पर्सन की डेफिनेशन में हम ले रहे हैं। ये सब अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सब के टैक्स रेट अलग अलग है। इंडिविजुअल का टैक्स रेट अलग है, इनको अलग, अगर मान लिया 5 लाख की इनकम है तो इंडिविजुअल को अलग टैक्स अमाउंट देना पड़ेगा, HUF को अलग, पार्टनरशिप को अलग, कंपनी को अलग। इसलिए हमने इन सबको अलग अलग डिफाइन कर रखा है कि इंडिविजुअल भी है पर्सन में, HUF भी है पर्सन में, पार्टनरशिप फर्म, जैसे हम 11th-12th में पढ़ते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनर्स होते हैं एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब काम करते हैं तो उसे पार्टनरशिप बोलते थे। पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, पार्टनरशिप फर्म हो गए, और वो अलग से पर्सन होते हैं इनकम टैक्स में। कंपनी जो इंडिया में एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है उन्हें हम कंपनी बोल देते हैं। इस कंपनी को भी अलग तरीके से टैक्स देना होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। AOP BOI हम शॉर्टकट बोलते हैं। AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्या हो सकता है, एक इंडिविजुअल और HUF मिलकर काम कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल और HUF दो अलग अलग टाइप के पर्सन, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सपोज मिस्टर A और मिस्टर B मिलकर काम कर रहे हैं और पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। जैसे आपने कभी जॉइंट वेंचर का नाम सुना हो, तो मिस्टर A मिस्टर B मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन एज ए पार्टनरशिप फर्म काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे क्योंकि दोनों इंडिविजुअल है। लेकिन अगर एक पार्टनरशिप फर्म, सपोज एक पार्टनरशिप फर्म और एक कंपनी मिलकर काम कर रही है और किसी तरीके से अलग टाइप की रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं कराया है, तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है क्योंकि अलग अलग टाइप के पर्सन इंक्लूड हो गए, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी मिलकर काम कर रही है। लोकल अथॉरिटी जैसे नगर निगम होती है, म्यूनिसिपैलिटी होती है, इनको भी इनकम होती है, ये हमारे से पैसा लेते हैं, अलग अलग तरीके के काम करते हैं, तो इनको भी टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी इनकम तो है लेकिन फर्स्ट 6 पॉइंट में नहीं आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जैसे कि हमारे पास ट्रस्ट होती है, यूनिवर्सिटी होती है, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलग अलग स्टेट की यूनिवर्सिटी होती हैं, और मंदिर होते हैं, मस्जिद होती हैं, तो ये सब आर्टिफिशियल, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आ जाते हैं। इन सब की इनकम भी टैक्सेबल होती है एज ए सेपरेट पर्सन। तो इन सब के अलग अलग टैक्स रेट हैं, इसलिए इनको अलग अलग हमने डिफाइन किया हुआ। प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। जैसे अभी अभी हमने देखा था असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर होता है जिस ईयर में हम प्रीवियस ईयर की इनकम निकालते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस ईयर की इनकम हम कंप्यूट कर रहे हैं। सेक्शन 3 हमें बताता है प्रीवियस ईयर के बारे में। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। जिस ईयर की इनकम है उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। इनकम कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस ईयर इज फुल्ली कंप्लीटेड। जब तक ईयर कंप्लीट नहीं होगा आप उस ईयर की इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे। सो द ईयर इनकम ऑफ विच इज कंप्यूटेड टू पे टैक्स इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। इट स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक साल से कम पीरियड होता है, क्योंकि आप पहली बार लाइफ में इनकम कमाना शुरू कर रहे हैं, तो वो 1 अप्रैल से शुरू नहीं करेंगे। जरूरी तो नहीं है कि 1 अप्रैल से शुरू करें। तो फर्स्ट ईयर आपकी अर्निंग का
वो हमारा 12 महीने से कम का हो सकता है। However, in case of newly set up business or profession, or where assessee start earning for the first time, previous year start from the date when new source of income started. Every previous year ends on 31st March. तो अगर आप पहली बार अर्निंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग डेट वो होगी जिस दिन से आप अर्निंग करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन एंडिंग डेट तो 31st मार्च ही होगी। Normally, income tax is computed and payable by the assessee in assessment year, but in some cases, assessee has to pay tax on the income of previous year in the same previous year. Means आपसे जब बात हो गई कि आप जिस प्रीवियस ईयर की इनकम निकाल रहे हो वो तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि वो ईयर कंप्लीट ना हो जाए, असेसमेंट ईयर में निकालेंगे। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है कि आपको प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही निकालकर तभी टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ये क्या एक्सेप्शन है और क्यों है, एक एग्जांपल देखिए। सपोज आप यूएसए की एक कंपनी है और आपका एक शिप इंडिया में आता है 20 मई 22 को। यहां पर वो पैसेंजर्स को और गुड्स को उतारता है और वापस जाता है। अब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर आप इंडिया से किसी भी तरीके से कनेक्ट होकर कुछ भी इनकम करेंगे तो आपको इंडिया में इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो अब इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट इस शिप के ओनर से कहेगा कि भैया आपने इंडिया में पैसेंजर को छोड़ा है, गुड्स को छोड़ा है, उनसे पैसा लिया है, आपने प्रॉफिट कमाया है, तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये कहते हैं ठीक है, अभी तो ये प्रीवियस ईयर है 22-23 प्रीवियस ईयर है और ये असेसमेंट ईयर 23-24 होगा, तो जब ये असेसमेंट ईयर 23-24 होगा हम इनकम निकालेंगे और आपके पास जमा करा देंगे। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया का सोचेगा कि ये यूएसए की एक कंपनी है, इंडिया में आज माल उतारा है, हो सकता है लाइफ में ये दोबारा ही ना आए इंडिया में, कभी माल देने ही ना आए, तो इनको कहाँ पकड़ते रहेंगे। तो इनसे कहा गया कि नहीं भैया, हम आपका वेट नहीं करेंगे, आप आज ही हमारे को टैक्स जमा कराओ। तो ये कहेंगे टैक्स जो कंप्यूटेशन है वो तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इतना लंबा प्रोसेस हम कैसे करेंगे। तो इन्हें सिंप्लीफाइड वर्जन दे दिया। इनसे कहा आपके लिए लंबा प्रोसेस नहीं है। सेक्शन 172 में इनसे कहा शिपिंग बिजनेस है नॉन रेजिडेंट का। ये रेजिडेंट कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं, ये हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस में फिलहाल ये मानिए जो इंडिया से बाहर है वो नॉन रेजिडेंट है, एक सामान्य भाषा के तौर पर। तो शिपिंग बिजनेस किसी नॉन रेजिडेंट का है, वो इंडिया में आया, लोगों को उतारा या सामान उतारा या दोनों चीजों को अर्निंग करी, तो वो जाने से पहले हम उनसे क्या कहेंगे, भैया 7.5% जो भी आपको पैसा मिला है या मिलेगा, मतलब ड्यू बेसिस पे आपने काम करा किसी के लिए या कैश बेसिस पर, आपका जो भी आपको किराया फ्रेट मिला है उसकी 7.5% हम मान लेंगे इनकम है, और उसके ऊपर भैया इनकम टैक्स दो तभी हम आपको जाने देंगे, वरना हम आपको इंडिया से वापस नहीं जाने देंगे। तो ये एक ऐसा सिस्टम बनाया ताकि हमारे को एक सिंपल तरीके से पैसा मिल जाए। ऐसी सेक्शन 174 में बोला कोई इंडिया छोड़कर जा रहा है, अब कोई इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है तो भैया वापस कब आएगा कब नहीं आएगा पता नहीं, तो उसे कहेंगे भैया पहले टैक्स दे दे हमारे को, जिस दिन इंडिया छोड़कर जा रहे हो उस दिन तक की इनकम पर टैक्स दे दो, उसके बाद में हम आपको जाने देंगे। सेक्शन 174 है एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर द शॉर्ट पीरियड। हमने बात करी थी कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। सपोज मिस्टर ए मिस्टर बी है, उन दोनों ने सोचा कि दिवाली आ रही है, दिवाली पर पटाखे की दुकान लगाते हैं, तो इन्होंने 15 दिन पहले महीना भर पहले पटाखे की दुकान लगाई, दिवाली खत्म हुई और काम खत्म। अब इनको कहाँ ढूंढते रहेंगे, कहाँ पकड़ते रहेंगे, तो शॉर्ट पीरियड के लिए फॉर्म हुए थे ये, इनसे कहा जाएगा भैया अभी दे दो टैक्स। पर्सनल सेक्शन 175 पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेच रहा है और हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि भैया ये टैक्स बचाने के लिए कर रहा है, तो उससे कहा जा सकता है कि भैया आप अभी हमें टैक्स डिपॉजिट करा दीजिए।
सेक्शन 176 इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया तो अब पता नहीं आप फ्यूचर में बिजनेस दोबारा स्टार्ट करेंगे नहीं, कहाँ मिलेंगे, तो आपसे कहा जा सकता है कि भैया अभी आप टैक्स जमा करा दो। कुछ अनडिस्क्लोज सोर्सेज होती हैं इनकम की, जैसे आपने पिक्चर देखी होगी शायद रेड, या आपको पता होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले रेड मारते हैं कई बार, तो वहां पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैसा मिला, तो अब उनसे ये नहीं कहा जाएगा पैसा मिला तो अगले साल इनकम निकालना, तो उसी टाइम इनकम निकालकर उसी टाइम टैक्स लेंगे आपसे। तो अगर अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है, अनडिस्क्लोज मतलब आपने बताई नहीं, पकड़े गए और पकड़े जाने पर मिला, कैश क्रेडिट मतलब आपके अकाउंट में कहीं पैसा मिला, तो सेक्शन 68 बोलता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, आपने बता नहीं रखा और पता चला आपके नाम पर प्रॉपर्टीज है। तो इसमें क्या रहता है कि कुछ नहीं हो तो जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है उस साल की इनकम मान लेंगे। लेकिन कैश के बारे में आपसे पूछा, मान लिया आपके घर पे रेड लगी और 5 करोड़ रुपए मिले, आपसे कहा जी ये 5 करोड़ रुपए कहाँ से आए, आपने कहा हमें याद नहीं कहाँ से आए, तो कब की इनकम माने, अभी की इनकम मानेंगे, तो अभी टैक्स देना पड़ेगा। तो सेक्शन 69A अनएक्सप्लेन्ड मनी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन द अकाउंट। सेक्शन 69B मतलब कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है 5 करोड़ है, एक्चुअल में 10 करोड़ या 8 करोड़, तो जो डिफरेंस है वो पर ही टैक्स देना पड़ेगा आपको। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, एक आदमी ने बहुत बहुत ज्यादा हाई फाई शादी करी अपनी बेटी की, और उस शादी को देखकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया कि आप बताओ ये पैसा खर्च कहाँ से किया, क्योंकि खर्च करने के लिए भी तो पैसा कहीं से आएगा, या तो आप दिखाइए मैंने लोन लिया है, या कहीं नहीं बता, आपने कहा मुझे तो याद नहीं पैसा कहाँ से आया। इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल नहीं कर रखी है, फाइल कर रखी है तो बहुत कम कर रखी है, मान लिया पिछले 10 साल की इनकम टैक्स रिटर्न देखी तो आपने 10 साल में 5-5 लाख रुपए की इनकम दिखा रखी है, तो पिछले 10 साल में आपने 5-5 लाख की 50 लाख की इनकम दिखा रखी है, और खर्चा आपने 200 करोड़ रुपए कर दिया, तो कहां से पैसा आया आपके पास, तो कुछ नहीं बता पा रहे हैं तो हम इसी साल की इनकम मान लेंगे। एक वो होता है अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, एक अनऑथराइज तरीका है पैसा लेना देने का, तो वो भी हम उसको इनकम मान लेते हैं। इनकम टैक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। हमारे यहाँ टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिसके ऊपर टैक्स पड़ रहा है वो खुद ही गवर्नमेंट के पास जमा करा रहा है, अगर आपको टैक्स देना है तो आप खुद ही जमा कराओगे। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपके ऊपर टैक्स पड़ रहा है लेकिन आप खुद जमा नहीं कराओगे, जैसे कि जीएसटी होता है। आपने क्या करा, एक दुकान पर गए, कुछ सामान खरीदा और उस पर जीएसटी का अमाउंट आपने दुकानदार को दे दिया, वो दुकानदार पैसा जमा कराएगा गवर्नमेंट के पास, तो आपने खुद से गवर्नमेंट के पास पैसा जमा नहीं किया, उसे इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। ऐसे वैट बोलते हैं, आपने पेट्रोल डलवाया, आपने पेट्रोल पंप वाले को पैसा दे दिया, अब पेट्रोल पंप वाला गवर्नमेंट के पास वैट का पैसा जमा कराएगा, तो आप खुद पैसा जमा नहीं करा रहे हैं तो उसे वैट बोलते हैं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं। इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन, आपकी इनकम होगी तभी आपके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर आपकी इनकम नहीं है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और किस पर लगेगी टैक्स, किस पर लगेगा, पर्सन पर। पर्सन में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सब के ऊपर लगेगा। जो इनकम टैक्स लगेगा वो प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर लगेगा, पिछले साल की इनकम के ऊपर लगेगा। इनकम टैक्स एप्लीकेबल टैक्स रेट के हिसाब से लगाया जाएगा। इनकम टैक्स को ड्यू डेट से पहले जमा कराना पड़ेगा अगर आप पेनल्टी और इंटरेस्ट से बचना चाहते हैं। अगर आप एक टाइम पीरियड तक पैसा जमा नहीं कराएंगे गवर्नमेंट के पास तो आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाई जा सकती है। इनकम कंप्यूट करने के लिए इनकम टैक्स में इनकम को मेजर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में आपको 5 हिस्सों में इनकम को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है सैलरी की इनकम। आपकी जो भी इनकम सैलरी की है वो फर्स्ट हेड बोलते हैं हम इसको। इनकम टैक्स में फर्स्ट हेड इनकम का जो होता है उसे हम सैलरी बोलते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी का मतलब है कि आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं एम्प्लॉय हैं, आपको वहां से सैलरी की इनकम होती है, तो उसके अलग से कायदे कानून हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं,
वो हम फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, इसे हेड ऑफ इनकम बोलते हैं, तो फर्स्ट हेड ऑफ इनकम में कंप्यूट करते हैं। इसका एक पूरा चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे और काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, इसमें बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। इसके अंदर हम बेसिक सैलरी लिखेंगे, जो बेसिक सैलरी आपको मिलती है। इसके अलावा अगर बोनस कमीशन मिलता है तो वो भी हम कंप्यूट करके टैक्सेबल करेंगे। अलाउंसेस, हम अलाउंसेस क्या होता है, अलाउंसेस होता है अदर देन बेसिक सैलरी, कमीशन और बोनस, आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कैश अमाउंट दिया जाता है तो उसे हम अलाउंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस रेंट अलाउंस, आप किराए के मकान में रहते हैं और आपको आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर पैसा देता है ताकि आप किराए के मकान का पैसा दे सके, तो वो हाउस रेंट अलाउंस कहलाती है। तो अलाउंसेस होती हैं। ऐसे ट्रैवलिंग अलाउंस होती है, आपको कहीं इधर से उधर काम से भेज दिया तो रास्ते के खर्चे के लिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया, घर से ऑफिस आने के लिए दिया ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस दिया, आप अपनी कन्वेंस से जा रहे हैं आ रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए पैसा दिया, तो किसी भी पर्पस के लिए अलाउंस दिया जा सकता है। कुछ अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं, कुछ अलाउंसेस फ्री होते हैं। ये सब हम सैलरी के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। परक्यूजिट्स होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं, जनरली नॉन कैश फैसिलिटीज होती हैं, जैसे आपको रहने के लिए घर दे दिया, तो अब घर दे दिया तो वो आपको पैसा तो मिला नहीं, आपको रहने के लिए घर मिला है, तो वो जो फैसिलिटी है ये भी टैक्सेबल होती है। कुछ फ्री होती है, कुछ टैक्सेबल होती है। जैसे आपको मोबाइल फोन दे दिया तो ये फ्री फैसिलिटी होती है, आपको लैपटॉप दे दिया ये फ्री फैसिलिटी होती है, आपको रहने के लिए घर दिया ये टैक्सेबल फैसिलिटी होती है। तो ऑल दीज फैसिलिटीज आर टैक्सेबल अंडर द हेडिंग परक्यूजिट्स, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपको पेंशन मिलती है, ग्रेचुटी मिलती है, तो वो सब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे उसको। प्रॉफिट इन लियो सैलरी, सैलरी की जगह कोई और प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। प्रोविडेंट फंड होता है जैसे, उसमें भी पैसा आपका एम्प्लॉयर डिपॉजिट कराता है, तो वो भी टैक्सेबल कुछ होता है, कुछ एग्जेम्प्ट होता है। इन सबको ऐड करके हम जो निकालते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। अब इस ग्रॉस सैलरी में हमको डिडक्शंस देते हैं। डिडक्शंस हमारी दो टाइप की होती हैं, एक तो हेड वाइज, जैसे सैलरी का चैप्टर पढ़ेंगे तो सैलरी के चैप्टर में आपको कुछ डिडक्शंस मिलेंगी। एक होती है 5, मैंने बताया देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है। इन पांचों हेड की इनकम को ऐड करने के बाद भी कुछ डिडक्शंस मिलती हैं हमें, जिसे हम चैप्टर 6 से बोल देते हैं। वहां पर सेक्शन 80C से 80U तक की डिडक्शंस मिलती हैं, वो अलग होती हैं। पूरे पांचों हेड की इनकम को ऐड करने के बाद भी डिडक्शन मिलती है और हर एक चैप्टर वाइज हेड वाइज भी डिडक्शन मिलती है। तो सैलरी के चैप्टर में हमें सेक्शन 16 में डिडक्शन मिलती है और ये 3 डिडक्शन होती हैं। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन होती है, प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स की डिडक्शन होती है। ये सब कुछ हम सैलरी के चैप्टर में पढ़ेंगे और ये लेस करने के बाद जो आता है उसे हम इनकम फ्रॉम सैलरी बोल देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट इनकम आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हम अपना घर किराए पर देते हैं तो वहां से जो इनकम आती है उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल देते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो आपको किराया मिला है वही टैक्सेबल हो सकता है आपको किराया मिला 50,000 लेकिन इनकम टैक्सेबल हो रही है 60,000, तो वो जो इनकम जरूरी नहीं है किराया मिले, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इसकी कंप्यूटेशन कैसे होती है ये हम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद इसमें जो आपने टैक्सेस दिए हैं म्युनिसिपैलिटी को वो माइनस हो जाते हैं, तो उसे नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू बोलते हैं। जैसे सैलरी के चैप्टर में सेक्शन 16 में डिडक्शन मिलती है, ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलती है। ये दो टाइप की होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलता है, यहाँ पर 30% डिडक्शन मिलता है सबको। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आता है फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट हेड आता है, जिसमें आप अगर बिजनेस करते हैं या अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी जो इनकम होती है वो इस हेड में टैक्सेबल हो जाती है। या तो आप बिजनेस है करते हैं या फिर आप प्रोफेशनल्स हैं। तो डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो ये सब प्रोफेशनल्स हैं, तो ये यहाँ पर टैक्सेबल हो जाता है। या आप बिजनेस करते हैं, अपना बिजनेस है, तो भी वो यहाँ पर आपकी इनकम टैक्सेबल होती है।
यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी होती है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो आपने 11th में भी सीखा है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकलता है, वो नेट प्रॉफिट और इनकम टैक्स के हिसाब से जिस प्रॉफिट पर टैक्स लगाना है वो दोनों अलग अलग होते हैं। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम 11th क्लास में बनाना सीखते हैं, वहां पर हम कोई 5 हेड की बात नहीं करते हैं, वहां तो हम इनकम नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं। सपोज रेंट मिला हमें, तो वो इनकम में लिख देते हैं। यहाँ तो रेंटल इनकम अलग से टैक्सेबल हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से प्रॉफिट निकाला जाएगा। दूसरा, वहां पर डेप्रीशिएशन रेट या तो हम अपनी तरफ से डिसाइड करते हैं या फिर एज पर कंपनीज लॉ, कंपनी लॉ के हिसाब से जो रहता है वो हम लेते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने का मेथड भी डिफरेंट है। कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो इनकम टैक्स में मना कर रखे हैं कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो खर्चे आप अपने P&L में नहीं लिख सकते। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोबारा बनाएंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट, या कुछ चीजों को प्लस माइनस करेंगे, और वो प्लस माइनस करके हम बिजनेस की इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट निकालेंगे। इसके बाद फोर्थ हेड आता है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जब कोई एसेट बेचने से हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो वो हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के चैप्टर में कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने कोई अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करा, एक घर है जो 20 लाख का खरीद के 50 लाख में सेल कर दिया, तो जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर टैक्सेबल होगा। ये भी पूरा एक चैप्टर, बहुत काफी बड़ा चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर। और 4 हेड जो थे हमारे, अभी हमने देखे, सैलरी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन और कैपिटल गेन। इन चारों हेड में अगर कोई इनकम टैक्सेबल नहीं हुई है तो 5th हेड में टैक्सेबल हो जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। कुछ इनकम है जो स्पेसिफिकली यहाँ पर आती भी है, जैसे आपको इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, आपको कैजुअल इनकम हुई, लॉटरी लग गई, आप KBC में जीत गए पैसा, है ना, गिफ्ट मिले, तो वो सब कुछ यहाँ पर टैक्सेबल होते हैं। यहाँ पर सेक्शन 57 में आपको एजम्पशंस मिलती है, यहाँ पर कैपिटल गेन में सेक्शन 54 में मिलती है, कैपिटल PGBP में सेक्शन 30 से लेकर 37 तक मेन है, वहां पर आपको डिडक्शंस मिलती हैं, वो सब हम उसमें पढ़ेंगे। जब पांचों हेड की इनकम को ऐड किया जाएगा तो उसे ग्रॉस टोटल इनकम बोला जाएगा। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम 80C से 80U तक के सेक्शन की अलग से डिडक्शंस देंगे, फिर जो आएगा उसे हम टैक्सेबल टोटल इनकम बोलेंगे। इस टैक्सेबल टोटल इनकम पर हम टैक्स लगाएंगे, टैक्स रेट हम सीखेंगे अभी थोड़ी देर में इसी चैप्टर में। उसमें कोई सरचार्ज वगैरह है तो वो ऐड करेंगे, वो क्या होता है वो भी अभी सीखेंगे। और इसके अलावा कोई सेस है वो भी ऐड हो जाएगा, और हमने कोई एडवांस टैक्स जमा कराया था तो माइनस हो जाएगा, ताकि हम पता लगा पाए कि हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या है। एडवांस टैक्स, अभी ये रूल है कि अगर आपको पूरे साल में 10,000 रुपए से ज्यादा टैक्स देने की उम्मीद है तो आपको साल में 4 बार आपको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा इन केस ऑफ कंपनी। जो हमारे 4 ड्यू डेट होती हैं फर्स्ट क्वार्टर की एंड होने से 15 दिन पहले। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून होता है तो 15 जून, और सेकेंड क्वार्टर 15 सितंबर, थर्ड क्वार्टर 15 दिसंबर, और लास्ट में 15 मार्च। 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे जमा कराना पड़ता है, उसका एक अलग चैप्टर है, वो भी हम पढ़ेंगे बाद में। TDS क्या होता है, अगर TDS के बारे में हम समझते हैं, जो बहुत जरूरी है समझना TDS के बारे में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये होता क्या है। देखिए, गवर्नमेंट के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल है कि वो पता लगाएं किस इंसान की कितनी इनकम है। जैसे एक कंपनी है, इस कंपनी में 5,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, ये कंपनी इन सब एम्प्लॉय को सैलरी की पेमेंट करती है, तो ये सारी कंपनी सैलरी की इनकम कमाते हैं, लेकिन खुद से कोई गवर्नमेंट को जाकर बताता नहीं है कि भैया मेरी सैलरी की इनकम है और ये टैक्स ले लो। 99% लोग बताते ही नहीं है। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत है कंपनी गवर्नमेंट के सामने कि इंडिया की अगर हम देखें पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, वो किस किस को पकड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला सोचा। वो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है कि कंपनी अपना P&L अकाउंट बनाती है और इस P&L में वो अपना सैलरी का खर्चा लिखती है। मान लिया उन्होंने 200 करोड़ रुपए सैलरी का खर्चा लिखा,
कंपनी पर टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी से कहा कि ये 200 करोड़ रुपए का जो आपने सैलरी दिया है, हम आपका खर्चा मान रहे हैं, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, आप हमें टैक्स कम दोगे, ठीक है, लेकिन ये जो 200 करोड़ रुपए आपने जिन लोगों को दिया है, वो आपके एम्प्लॉई हैं, उनकी तो इनकम है ये, तो उनको टैक्स देना चाहिए, वो हमें देते नहीं है। तो आप एक काम करो, आप इसमें से इनका टैक्स पहले ही काट लो और उनको टैक्स काटने के बाद में पैसा दो, टैक्स हमें दे दो। तो इनसे कहा कंपनी से कि आपको तो उनको सैलरी देनी है, आप टैक्स कंप्यूट करके उनका टैक्स काट के हमारे पास जमा करा दो, हमारा काम बच जाएगा। तो ऐसे ही सैलरी की तरह ऐसे और बहुत सारी चीजें हैं, सेक्शन 194 उस में हम पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोफेशनल को कुछ पेमेंट कर रहे हो, तो उस प्रोफेशनल को आप पेमेंट करेंगे, तो अगर 30,000 से ज्यादा पेमेंट होता है, 194J में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको 10% TDS काटना है। तो सपोज आपने किसी को 1 लाख रुपया जमा किया, पेमेंट करा, तो उसमें बोला गया कि आप 10% मतलब 10,000 TDS काट के गवर्नमेंट के पास जमा कराओ। अब सपोज आपने मुझे पेमेंट करी 1 लाख रुपए की, उस पर 10% टैक्स काट के जमा करा दिया, तो आप कहाँ जमा कराएंगे? आप, मेरा एक अकाउंट नंबर होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, जिसे पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं। तो उस परमानेंट अकाउंट नंबर को लिखकर आप वो पैसा जमा करा दोगे गवर्नमेंट के पास। अब आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया और 10% 10,000 जमा करा दिया, हो सकता है मेरी 10,000 रुपए का टैक्स बनता ही ना हो। तो मैं क्या करूंगा, जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न साल के एंड में जमा कराऊंगा, तो मैं उसमें लिख दूंगा कि भैया मेरी टोटल इनकम इतनी है। सपोज 5 लाख तक की इनकम फ्री है, मेरी आपके अलावा और कहीं इनकम ही नहीं हुई, तो 1 लाख रुपए की इनकम मेरी हुई, उस पर 10,000 का टैक्स कट गया और टैक्स बनता है मेरा 0। तो मैं वहां कहूंगा कि भैया मेरा टैक्स कितना है, ये देखो टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, 1 लाख, उस 1 लाख के ऊपर टैक्स कितना हुआ, 0, और मेरा TDS कितना कट गया, 10,000। तो मैं कहूंगा 10,000 मुझे रिफंड चाहिए, क्योंकि मेरा पैसा आपके पास आ गया, जबकि उसका कोई हिसाब किताब बनता नहीं था। तो इसे हम रिफंड ले लेते हैं। तो अगर आपका टैक्स नहीं बनता है, तो आप गवर्नमेंट से वापस भी पैसा ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। सेक्शन 288A कहता है कि जो भी आपकी इनकम है, उसे आप नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ कर देंगे। जैसे आपकी इनकम आई सपोज 99,999, तो नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ करके 1 लाख कर देंगे। अगर ये 91 होता, तो मैं इसे नियरेस्ट 10 रुपीज में 99,990 कर देता। और ऐसे ही सेक्शन 288B कहता है कि आप इनकम टैक्स को भी नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ कर देंगे। जो आपका इनकम टैक्स है, वो भी आप नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ करेंगे, और इनकम को भी नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ करेंगे। फाइनेंस एक्ट के बारे में बात करते हैं कि फाइनेंस एक्ट क्या होता है। हम सबने सुना है कि फेब में बजट आता है, और बजट में हमारे नए टैक्स रेट आ जाते हैं इनकम टैक्स के। तो हर साल फाइनेंस मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो फाइनेंस बिल बजट सेशन में लाते हैं, और ये दोनों हाउस जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहां से पास होना होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट जब इसको अप्रूव करके साइन करते हैं, तो ये फाइनेंस एक्ट बनता है। कोई भी कानून होता है उसका यही प्रोसेस है, पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होता है, फिर उस पर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तभी वो एक्ट बनता है, अदरवाइज वो बिल रहता है। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल रहता है, और जब वो तीनों जगह से अप्रूव हो जाता है, तो उसे एक्ट बोल देते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जो हमने पढ़ा था, इसमें हर साल अमेंडमेंट्स होते हैं, तो वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं। जो फाइनेंस एक्ट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, स्केड्यूल होते हैं। पार्ट 1 में, जो फर्स्ट स्केड्यूल का पार्ट 1 होता है, उसमें यह बताया जाता है कि करंट असेसमेंट ईयर का क्या टैक्स रेट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2021 में जो फेब में आया था फाइनेंस एक्ट, उसमें असेसमेंट ईयर 21-22 के रेट बता रखे थे। पार्ट 2 जो होता है, वो हमें बताता है कि TDS के रेट क्या रहते हैं, और जैसे फाइनेंस एक्ट में 21-22 फाइनेंशियल ईयर के TDS के रेट बताए होते हैं। तो TDS मतलब जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी इनकम पर टैक्स रेट काटेंगे।
तो वो आप तभी बताना पड़ेगा एडवांस में। जो नया साल आ रहा है, जैसे अब हम बात कर रहे हैं फेब 21 की, फेब 21 में टीडीएस जो काटा जाएगा 21-22 का वो बता दिया, तो ये नेक्स्ट ईयर का रेट अभी बता दिया फेब में। तो ये प्रीवियस ईयर क्या हो गया 21-22 और असेसमेंट ईयर क्या हो गया 22-23। तो इसका मतलब अगले साल ये, और हमारे ये जो असेसमेंट ईयर 21-22 पार्ट 1 में आया और एक तरीके से असेसमेंट ईयर 22-23 पार्ट 2 में आ गया। तो जब अगले साल के लिए दोबारा से फाइनेंस एक्ट बनेगा तो अगले साल का जो पार्ट 1 होगा वो इस साल वाला पार्ट 2 होगा, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी 22-23 का रेट बता दिया, तो ये अगले साल पार्ट 1 बन जाएगा। पार्ट 3 में हमें बता रखा होता है कि सैलरी के लिए, एक्चुअल में सैलरी के लिए एडवांस टैक्स के रेट हमें पहले ही बताए होते हैं, तो ये हमारा वहां जाकर के बन जाता है। और पार्ट 4 में हमें एग्रीकल्चर इनकम के रिलेटेड क्या क्या रूल्स होते हैं वो हमें बताए जाते हैं। इनकम टैक्स रूल हमने पढ़े थे 1962 में, सेक्शन जब फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था, तो 1962 में इनकम टैक्स रूल्स आए थे। इन सबको जो देखता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस देखता है, जिसे हम सीबीडीटी बोल देते हैं। ये हर साल उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो जरूरत पड़ने पर करते रहते हैं। रूल्स होते हैं, इनके सब रूल्स होते हैं, और इसके अलावा इनको ये रूल्स और सब रूल्स से रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस वगैरह भी देते रहते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि उस रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन भी इशू करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि हमें कोई क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो आ जाए। कई बार कोई रूल ऐसा होता है जो हमें क्लियर नहीं हो रहा, तो उससे रिलेटेड ये सर्कुलर या नोटिफिकेशन इशू करते रहते हैं। तो सर्कुलर क्या होता है, जो सीबीडीटी टाइम टू टाइम इशू कर रहा है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या कोई डाउट है उसे क्लियर करने के लिए, कोई मीनिंग बताने के लिए। सर्कुलर जो इशू किए जाते हैं वो ऑफिसर या एसएससी की गाइडलाइन के लिए करे जाते हैं, गाइडेंस के लिए होता है कि एसएससी और ऑफिसर को दिक्कत आ रही है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा ये कैसे करना है, तो उसके लिए सर्कुलर इशू किया जाता है। द डिपार्टमेंट, मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सर्कुलर से बाउंड होता है। वाइल सच सर्कुलर आर नॉन बाइंडिंग ऑन द एसएससी, एसएससी पर आप अप्लाई नहीं करा सकते। एसएससी के लिए केवल फायदे का है तो वो मर्जी है एसएससी की, वो सर्कुलर को मानेगा। अगर उसके एडवर्स है तो वो चाहे तो एसएससी उसे ना भी माने। बाइंडिंग नहीं है ये एसएससी के ऊपर, लेकिन नोटिफिकेशन सबको मानना होता है। नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है एक्ट के प्रोविजन के लिए, और सीबीडीटी के पास भी पावर है कि वो कर सकती है। ये दोनों पर, एसएससी और डिपार्टमेंट दोनों पर बाइंडिंग होता है, दोनों पर एप्लीकेबल होता है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता है। इसके अलावा होते हैं केस लॉस। सपोज इनकम टैक्स एक्ट में या रूल्स में कोई बात नहीं है, क्लेरिफाइड नहीं है, तो उस सिचुएशन में एक ही रास्ता है कोर्ट का, कि भैया एसएससी या डिपार्टमेंट को कोई चीज में समस्या है तो वो कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो केस लो बोलते हैं जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है, उसे हम केस लो बोलते हैं। अगर मान लिया कोर्ट ने कोई डिसाइड कर दिया और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अगले साल या कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं लाए, एक्ट में चेंजेस नहीं करा, तो जो केस लो है वही हमारा पार्ट बन जाता है एक्ट का, कि भैया ये केस डिसाइडेड है तो जो डिसीजन इस केस में लिया गया वही सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो द स्टडी ऑफ केस लॉ इज एन इंपॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सपोज कोई एक नियम है, उस नियम के हिसाब से आप कुछ और कह रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ और कह रहा है, दोनों में कंफ्यूजन हुई, दोनों कोर्ट में पहुंच गए। अब कोर्ट ने कुछ डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन माना जाएगा अनटिल अनलेस दूसरा कोर्ट कोई और डिसीजन नहीं दे देता है। It is not possible for Parliament to conceive and provide all possible issues that may arise in the implementation of the code. एक एक चीज के बारे में वो बताएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। Here the judiciary will hear the dispute between the assessee and the department, और वो वेरियस इशू पर डिसीजन देंगी। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है इंडिया का, कंट्री का, जो अगर बोलेगा तो पूरे इंडिया पर वो बात एप्लीकेबल हो जाती है।
आपको पता हाई कोर्ट जो होते हैं, हर स्टेट का एक अलग हाई कोर्ट होता है, तो वो हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन जो है, एरिया है, वो उस स्टेट तक ही अप्लाई होती है कायदे से। सपोज यूपी हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो यूपी के लिए ही एप्लीकेबल है। हाँ, अगर कहीं और वैसा डिसीजन नहीं आया तो दूसरे कोर्ट या दूसरी जगह हम एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि मान लिया महाराष्ट्र में भी वैसा ही एक केस आया, तो ये कहा जा सकता है यूपी हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया हुआ है तो हम भी ऐसा कर रहे हैं, अनटिल अनलेस वो फिर कोर्ट में जाए और महाराष्ट्र हाई कोर्ट कुछ और डिसीजन दे। अलग अलग होंगे तो उस एरिया में अप्लाई होंगे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का तो सब पर अप्लाई हो जाता है। The decision given by various high court will apply in the respective states in which high court का jurisdiction जिस एरिया में है वहां तक वो अप्लाई होते हैं। रेट्स ऑफ टैक्सेस की बात करते हैं कि हमें हर साल पार्ट 1 और फर्स्ट स्केड्यूल में अभी हमने पढ़ा था कि हमें टैक्स दिया होता है। तो असेसमेंट ईयर 21-22 का पार्ट 1 में दिया हुआ है फाइनेंस एक्ट में। पार्ट 2 में हमें बता रखा है कि टीडीएस का रेट क्या होगा। पार्ट 3 में हमें बता रखा है सैलरी के लिए क्या टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट 3 है, जो सैलरी एक्चुअल में क्या होता है, जो टीडीएस का रेट होता है ना, बाकी सब में तो ये बोला जाता है 5%, 10%, 1%। सैलरी के केस में ये बोला जाता है उसकी एक्चुअल में इनकम निकालो और उस एक्चुअल की इनकम के ऊपर टैक्स लगाओ, और जो एक्चुअल टैक्स है वही टीडीएस होगा। तो इसलिए पार्ट 3 में जो हमें सैलरी के लिए टैक्स रेट दिया होता है वो असल में नेक्स्ट ईयर का होता है टैक्स रेट, तो वही अगले साल जाकर पार्ट 1 बन जाता है। अब हमारे लिए इंडिविजुअल के टैक्स रेट क्या है। असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 22-23 का मतलब प्रीवियस ईयर 21-22। तो प्रीवियस ईयर 21-22 या असेसमेंट ईयर 22-23 दोनों एक ही बात है, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, हम एक ही बात कह सकते हैं। तो इंडिविजुअल चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो जिसकी एज 60 ईयर से कम है, ऑन द लास्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर हो गया 21-22, तो लास्ट डेट हो गया 31 मार्च 22, तो 31 मार्च 22 को वो 60 साल से कम का होना चाहिए। तो उसके लिए टैक्स रेट क्या है, शुरू के 2.5 लाख रुपए। अब ये 2.5 लाख क्या है, पांचों हेड की इनकम को ऐड किया जाएगा और पांचों इनकम को ऐड करने के बाद में डिडक्शन लेस करा जाएगा और उसके बाद में निकाला जाएगा। 250 तक जैसा मैंने बोला कोई भी टैक्स नहीं है। तो अगर आपकी पांचों हेड की इनकम मिलाकर पांचों हेड में अलग अलग हेड वाइज डिडक्शन देने के बाद, पांचों हेड की इनकम मिलाने के बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U देने के बाद अगर आपकी इनकम 250 से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर 250, ये स्लैब रेट बोलते हैं, स्लैब रेट इसलिए क्योंकि अगर सपोज आपकी इनकम 3 लाख है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 लाख है तो आपको पूरी 3 लाख पे 5% का टैक्स देना है। तो 3 लाख है तो जैसा बताया पूरे 3 लाख पर 5% नहीं लगेगा, 250 तक फ्री हो जाएगा, केवल 50,000 पर 5% लगेगा, और 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ऊपर पर 30%। इसमें एक बात और है कि अगर 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी फ्री हो जाता है। तो एक तरीके से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। ठीक है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन क्या कहते हैं, उसकी एक डेफिनेशन है इनकम टैक्स एक्ट में। सीनियर सिटीजन का मतलब है कि अगर कोई 60 इयर्स का हो गया है या उससे ज्यादा का है और इंडिया का रेजिडेंट, दो बातें हैं, एक तो रेजिडेंट है और 60 इयर्स का है, तो उसे हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। तो उसके लिए टैक्स रेट में शुरू का 250 था ना, यहाँ 250 की जगह 3 लाख फ्री है। तो 250 की जगह उसे 3 लाख का बेनिफिट मिल रहा है, बाकी सब सेम है। यहाँ 3 लाख टू 5 लाख 5%, पहले 250 टू 5 लाख 5% था, यहाँ 3 लाख टू 5 लाख है 5%, 5 to 10 20% और अबाउट 10 लाख 30%। अगर सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन वो है जो 80 इयर्स या उससे ज्यादा का है, इसलिए यहाँ पर सीनियर सिटीजन में बोला है कि लेस देन 80 इयर्स, क्योंकि 80 इयर्स होते ही वो सुपर सीनियर सिटीजन हो जाएगा, और उसके लिए क्योंकि बहुत बुजुर्ग आदमी है और उसकी इनकम है और जनरली ये पेंशन वगैरह के थ्रू ही होती है,
भाई 80 साल से ऊपर की इनकम या तो पेंशन है या कोई इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है उसको, तो बहुत बूढ़ा इंसान है, उसकी दवाइयां और इन सब पे खर्चा हो रहा है, तो उसको शुरू के 5 लाख तक फ्री दे दिया, तो 5 लाख तक फ्री हो गया, क्योंकि अब 5 जो 3 to 5 था वो 5% वाली स्लैब का कोई सेंस ही नहीं है, तो वो हट गई। 5 to 10 20% और अबव 10 30%, ये बाकी सबके लिए सेम है। सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, तो ये कब लगेगा, जब आपकी इनकम ज्यादा है। तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो उस पर इनकम टैक्स के ऊपर और इनकम टैक्स लगेगा, जिसे सरचार्ज बोलते हैं। 50 लाख से ऊपर की इनकम पर 10% और 1 करोड़ से ऊपर की इनकम पर 15%। और जो भी सरचार्ज अगर है 50 लाख से ऊपर की इनकम है तो सरचार्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो भी इनकम टैक्स आएगा उसके ऊपर एक और टैक्स लगेगा, जिसे HEC मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोल देते हैं, ये 4% है। नोट है, स्पेशल नोट, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, उसको रिबेट मिलेगा। रिबेट बोलते हैं जो टैक्स में से छूट मिलती है, डिडक्शन बोलते हैं जो इनकम में से छूट मिलती है। इनकम में से जो छूट मिलती है उसे डिडक्शन बोलते हैं, टैक्स में से जो छूट मिलती है उसे रिबेट बोलते हैं। तो रिबेट मिलेगी सेक्शन 87A में, ये सेक्शन आपको याद रखना है। सेक्शन 87A में रिबेट मिलेगी अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, और ये ज्यादा से 100%, जो भी टैक्स है उसका 100% बिफोर सेस, जो ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4%, उसे लगाने से पहले हमें ये डिडक्शन रिबेट देना है, और ये ज्यादा से ज्यादा 12,500 रुपए मिलेगी। इसका मतलब आपका जो अमाउंट है 100% टैक्स का या 12,500, जो भी कम है उतना अमाउंट आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे मिलेगा आपको। हम ये 87A की रिबेट देख रहे हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिसकी एज 60 ईयर से कम है। सपोज उसकी इनकम है 270, तो हमें पता है 270 के 2 पार्ट कर देते हैं, 250 तक नील, और 250 से ऊपर 20,000 हो गया, इस पर 5% 1,000 का टैक्स बैठ गया। सरचार्ज कुछ है नहीं क्योंकि 50 लाख से कम इनकम है। एजुकेशन सेस से पहले 87A की रिबेट मिलेगी, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A ये होगी 100% टैक्स या 12,500, जो भी कम हो, तो 1,000 या 12,500 में से कम क्या है 1,000, तो 1,000 की रिबेट मिल गई, टैक्स हो गया 0। अब क्योंकि टैक्स 0 हो गया तो सेस भी 0 हो गया, तो यहां पर हमारी रिबेट 1,000 की मिल गई, टैक्स और सेस 0 हो गया। ऐसी 360, अगर हम 360 पर कैलकुलेट करेंगे 3,60,000, इसमें से 250 तक नील हो गया, इसके ऊपर हो गया 1,10,000, इस पर 5% हो गया 5,500, तो 12,500 या 5,500 जो भी कम हो, तो 5,500 की रिबेट मिल गई 87A में, यहां पर भी नील हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं 490 के लिए। 490 2,50,000 नील हो गया, बचा 240, 240 पर 5%, तो 2,40,000 का 5% हो गया 12,000, तो 12,000 या 12,500 जो भी कम हो ये रिबेट मिलेगी 87A में, तो 12,000 की रिबेट मिल गई, तो यहाँ टैक्स 0 हो गया। अगेन अब हम बात करते हैं अगर हमारी इनकम है 12 लाख, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो 12 लाख की इनकम है तो रिबेट तो 0 हो जाएगी, क्योंकि रिबेट के लिए कंडीशन है हमारी इनकम अप टू 5 लाख होनी चाहिए, तो रिबेट तो मिलेगी नहीं। तो इसमें क्या हो गया, अप टू 2,50,000 नील है, फिर है 250 टू 5 लाख, तो हम ये कह सकते हैं नेक्स्ट 250 है ना, इस पे 5% का टैक्स होता है, तो 12,500 हो गया। इसीलिए बोला गया कि 5 लाख तक की इनकम पर 12,500 रुपए से ज्यादा का रिबेट नहीं मिलेगा, वो इसीलिए बोला 12,500। अब हमारी बाकी बची हुई इनकम हो गई 5 लाख से 10 लाख के बीच में, हम बोल सकते हैं नेक्स्ट 5 लाख, इस पे 20% 20% का टैक्स है, तो 1 लाख का टैक्स हो गया, है ना। तो अब हम ये भी कह सकते हैं
अगर 10 लाख से ऊपर की इनकम होगी तो हम हर बार टैक्स 10 लाख तक का ये नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं? हमें पता है कि 2.5 लाख से 5 लाख पर 12,500 का टैक्स ही आएगा, 5 से 10 लाख पर 1 लाख का टैक्स ही आएगा। तो हम याद कर लेते हैं कि 10 लाख की इनकम पर अगर लेस देन 60 ईयर्स की एज है इंडिविजुअल की, तो हमें पता है हमारा टैक्स 12,500 और 112,500 होता है। ये याद कर लेते हैं, इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा कि हमें पता है कि भैया 12 लाख में से 10 लाख पे तो 1/12 हो गया, अब बचा 2 लाख रुपए। 2 लाख पर 30% लगेगा 60,000, तो टैक्स हो गया 172,500। और इसके ऊपर सरचार्ज तो है नहीं क्योंकि 50 लाख से ऊपर नहीं है, लेकिन 4% का सेस है, तो इस पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देते हैं। 172,500 का 4%, 6,900 रुपीज, ये हमने ऐड कर दिया, तो 179,400 का टैक्स आ गया हमारा। कोई रिबेट 87A में नहीं मिलेगी, रीजन बीइंग कि यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा की इनकम है, 5 लाख रुपए तक की इनकम होती है तभी आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपके कोर्स में मेनली तो इंडिविजुअल का रहता है। इंट्रोडक्शन के लिए मैं बाकी सारी चीजें बता देता हूँ। पार्टनरशिप फर्म पर फ्लैट टैक्स रेट 30% है, मतलब स्लैब नहीं है। सरचार्ज होगा 1 करोड़ से ऊपर इनकम पे 12%, और ये सेस सबके लिए है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% सबके लिए है। कंपनीज के लिए जो टैक्स रेट है, अगर कंपनी ऐसी है जिसका प्रीवियस ईयर 1920 में 400 करोड़ रुपए से कम की रिसीट या सेल थी, तो उनको 25% टैक्स देना है। बाकी के केस में 30% का टैक्स देना है। उसमें भी हमारे अलग अलग सेक्शन है, जैसे कि 115 BAA में आप 22% का ऑप्शन ले सकते हो। उनके लिए इन्हें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। डिटेल्ड डिस्कशन है, जो हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और डोमेस्टिक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में है, जिनका रजिस्ट्रेशन 11019 या उसके बाद में, और जिन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग 31 मार्च 2023 या उससे पहले शुरू कर दी है, और सेक्शन 115 BAB में उनके पास 15% का ऑप्शन होता है टैक्स देने का। ये कुछ नए टैक्स रेट आए थे, लेकिन इतना ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए जो बेसिक है वो हमें याद रखना है कि भैया 400 करोड़ या उससे कम है 1920 प्रीवियस ईयर में, तो 25%, नहीं तो 30%। ठीक है। और फॉरेन कंपनीज के लिए टैक्स रेट 40% होता है। इनके सरचार्ज के रेट हमें बता रखे हैं, इतना ज्यादा टेंशन लेने की इस पर जरूरत नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल HUF के लिए 115 BAC में एक ऑप्शन होता है, वो चाहे तो अपनी इनकम पर जो अभी हमने स्लैब रेट पढ़ा, वो स्लैब रेट की जगह आप सस्ता और टैक्स दे सकते हो। हमने स्लैब रेट पढ़ा अप टू 250 से 5 हमने पढ़ा 5%, 5 to 10 पढ़ा था हमने 20%, लेकिन यहाँ है 5 to 750 10, 750 to 10 लाख 15%, 10 to 1250 20, 1250 to 15 25 और 15 लाख एंड अबाउट 30%। तो ये टैक्स रेट बहुत कम है, लेकिन इनके लिए बहुत सारे बलिदान देना पड़ते हैं, आपको बहुत सारी डिडक्शन को छोड़ना पड़ता है। तो आपके पास ऑप्शन होता है, आपको क्या करना है, आप इनकम निकालिए उन सब डिडक्शन को लेने के बाद उस नॉर्मल टैक्स रेट से, या उन सब डिडक्शन को छोड़कर इस टैक्स रेट से जो आपके लिए फायदेमंद है, आप वो चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली AOP BOI एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का टैक्स रेट क्या है। तो ये टैक्स रेट वही है जो हमने इंडिविजुअल के लिए देखा था, सब कुछ वही है। हाँ, ये हेड ऑफ द फैमिली HUF में कर्ता को हम देखते हैं कि वो 60 साल से कम है या नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स रेट थोड़े अलग हैं, इसका टैक्स रेट काफी हाई है। लोकल अथॉरिटी का टैक्स रेट हमें अलग बता रखा है। तो ये बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेनली हमें इंडिविजुअल का टैक्स रेट याद रखना होता है। आप सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है हम लोगों को। तो कंपनी के लिए या जिनको ऑडिट वगैरह कराना है, पार्टनरशिप फर्म वगैरह है, तो उनके लिए 31 अक्टूबर है। बाकी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई होता है असेसमेंट ईयर का, ऑफ असेसमेंट ईयर, क्योंकि असेसमेंट ईयर में तो ITR फाइल करेंगे, बताएंगे कि हमारी कितनी इनकम हुई है।
कुछ अलग टैक्स रेट होते हैं जो हमारे पास अलग अलग चैप्टर में हम सीखेंगे, वहां पर मेनली सीखना अभी आप देखेंगे भी तो आपको बहुत ज्यादा याद रहने वाला है नहीं, फिर भी हम थोड़ा ऊपर ऊपर से नजर डाल लेते हैं। जैसे कैपिटल गेन के चैप्टर में अब आप पहली बार अगर टैक्स पढ़ रहे हैं तो आपको यही नहीं पता होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, तो पढ़ेंगे हम वहीं पर ही। वैसे अलग अलग टैक्स रेट हैं कुछ सेक्शन 112 में, 112A में, तो ये हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। अभी आप इसे देखेंगे भी तो बहुत ज्यादा आपको समझ में आने वाला नहीं है। हाँ, इसमें ये समझ में आ जाएगा लॉटरी वगैरह की इनकम होती है तो उस पर 30% का टैक्स रेट होता है, और अगर अनएक्सप्लेन्ड इनकम होती है जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था तो उस पर 60%, बहुत हाई रेट है। अगर आप पे रेट पड़ी तो आप पर 60% का टैक्स रेट लगेगा, उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह अलग है, इंटरेस्ट अलग है, तो ये काफी हैवी टैक्स रेट बैठता है। तो ध्यान रखना होता है कि ये लगभग 70% के आसपास या उसके ऊपर भी पहुंच जाता है सारी चीजें मिलाकर। तो ये था बेसिक इनकम टैक्स जो हमने पढ़ा, बहुत बेसिक। अभी आपको कुछ भी नहीं पता है तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे ताकि हमें और पता चल पाए थोड़ा सा। वैसे तो इनकम टैक्स को मजा तब आता है जब हम सारे के सारे हेड पढ़ लेते हैं, सारी डिडक्शन सब कुछ पढ़ लेते हैं तो हमें पता चलता है। यहाँ पर तो अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं ताकि हमें पता चले कि बेसिक आइडिया क्या है, जो कई बार इतना ज्यादा बस इतना है कि अभी आपको ये पता चल जाए क्या एसएससी होता है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है, टैक्स रेट क्या होते हैं, और 5 हेड क्या क्या होते हैं, बस इतना इस चैप्टर में पता चल जाए तो काफी है।